नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और जो लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, कृपया आप लोग पूरा वीडियो देखें, तभी तो पता चलेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो इसलिए अगर आपको इम्पोर्टेंट ना लगे तो अगली बार से ना देखें वीडियो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं बिना देर के हुए। पहला प्रश्न है संख्यागमन। यहाँ पे संख्यागमन नहीं होगा, होगा संख्यागमन में प्रयुक्त संधि का नाम है यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो संख्यागमन का अगर हम लोग विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सखी प्लस आगमन। तो इसमें ई का या हो गया है, सखी में ई है और आगमन में आ है, दोनों मिलकर या हो गया। तो इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध है? ब्रज, कवयित्री, कालिदास या फिर जागृत। तो इसमें कवयित्री अशुद्ध लिखा हुआ है, यहाँ पे कवयित्री होना चाहिए, कवि नहीं। यहाँ पे होगा, इसका शुद्ध रूप जो होगा वो होगा कवयित्री। इसमें वा में जो है छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये होना चाहिए कवयित्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, बालेंदु में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुण संधि। बालेंदु ये हो जाएगा बाल प्लस इंदु, तो ये मिलकर बन गया बालेंदु। आ बाल के अंत में है आ और इंदु के प्रारंभ में है ई, दोनों मिलकर हो गया ए। क्या हो गया? ए, इसलिए इसमें गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, गवन में प्रयुक्त संधि है। तो किसी भी शब्द में अगर संधि पता करनी है तो उसका अगर आपको विच्छेद आता है तो आप लोग बहुत आसानी से पता कर लेंगे। तो गवन का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? गवन का अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा गो प्लस अन। क्या हो जाएगा? गो प्लस अन। तो इसमें ओ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? ओ और आ मिलकर हो जाएगा अव। तो इसलिए गो प्लस अन मिलकर हो जाएगा गवन। तो ये किस संधि का सूत्र होता है? किस संधि का ये नियम होता है? ये अयादि संधि का होता है। इसमें ओ का अव, औ का आव हो जाता है, उसके बाद ए का अय हो जाता है और अय का आय हो जाता है, ठीक है। ये इसके नियम है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अयादि संधि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? ठ, ह, फ या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, ठ, ह, फ। हा तो महाप्राण है, यह याद रखना है आपको। उसके अलावा ठ और फ, ठा जो है वो टा वर्ग में आता है। तो जो भी स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं तो उसमें से दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण होते हैं। तो टा ठा, ठा कौन सा है? दूसरा वर्ण है टा वर्ग का, तो ये भी महाप्राण है। पा फा ये पा वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो ये भी महाप्राण है। तो इसलिए इसमें तीनों ही महाप्राण है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है? अभी जो नियम बताया उसके आधार पर ही पहचानते हैं। तो चा जो है वो अल्प प्राण है, पहला वर्ण है। ठा अभी आपको पढ़ाया गया, ठा जो है दूसरा वर्ण है, तो ये महाप्राण है, तो ये अल्प प्राण नहीं है, तो इसमें ये सही हो जाएगा। उसके बाद गा का ख गा, तो ये तीसरा वर्ण है, तो का वर्ग का ये भी अल्प प्राण है। टा ठा डा ढा डा ये टा वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो ये भी अल्प प्राण है। तो इसमें अल्प प्राण कौन सा नहीं है? ठा नहीं है, ये महाप्राण है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है? तो इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये दीर्घ स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, ये आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 4 या 7। तो इसमें आपके भेद होते हैं 5, पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तिरस्कार, पहिला, सरोजनी या फजूल। तो इसमें बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फजूल। बाकी सभी अशुद्ध लिखे हुए हैं। तिरस्कार होगा, ये पहला हो जाएगा, ये सरोजनी हो जाएगा और ये सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वापस, पुरस्कार, आयकर या कृत्य कृत्य। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वापस की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, दुर्वचन में प्रयुक्त संधि का नाम है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा दुह प्लस वचन।
तो दु प्लस वचन हो जाएगा, मिलकर ये विसर्ग का रा हो जाएगा, दुर्वचन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? क्षार, अमोल, चर्म, यमुना। तो इसमें तद्भव शब्द पूछा गया तो वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, अमोल, और इसका जो तत्सम होगा वो हो जाएगा अमूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? बादल, बगुला, नौन, पक्ष। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, पक्ष। ये तत्सम लिखा हुआ है और बाकी के तीनों बादल, बगुला और नौन जो है ये तद्भव लिखे हुए हैं आपके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली शब्द है? दरोगा, तोप, आया, डेरा। बताइए इनमें से कौन सा शब्द जो है वो पुर्तगाली है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आया जो है वो शब्द पुर्तगाली है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है? भेष, विग्रह, टकसाल, टंकसाला सही है, गयंद, गजेंद्र सही है, चाक, चक्र सही है। ये जो है गलत लिखा हुआ है, भेष का विग्रह नहीं होगा, तो ये तद्भव तत्सम युग्म गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही तद्भव तत्सम युग्म का चयन कीजिए। ढूंढ, ग्रंथि, कुआं, कच्चपूरिका, काष्ठ, कन, आलू, आलुक। तो बताइए इनमें से सही जो है तद्भव तत्सम युग्म कौन सा है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आलू, आलुक जो है ये तद्भव तत्सम युग्म जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? पवन, मारुत सही है, खग, द्विज सही है, पैर, नीरद, झरना, उत्स। तो इसमें सा और दा में से बताइए कौन सा सही होगा? तो इसमें सी वाला जो है ऑप्शन, पैर का नीरद नहीं होगा। नीरद आपका किसका होता है? बादल का, तो पैर का तो होगा नहीं, तो इसलिए ये सही नहीं है। झरना का उत्स ये सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? बसंत, माधव, रमा, भूपाल, मृत्यु, निर्वाण, शुभ्र, वलक्ष। तो इसमें बताइए कौन सा पर्यायवाची का युग्म जो है वो सही नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रमा का भूपाल। ये पर्यायवाची शब्द का युग्म जो है सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही है? दीन, यंत्रणा, तीर, सुआ, पर्वत, अंबिका, उजला, धवल। तो सही पूछा गया है कौन सा है इसमें? तो उजला का धवल आप सभी को पता है होता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उजला का धवल जो है पर्यायवाची युग्म सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। काली मिर्च में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। बताइए जल्दी से इसमें कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिर्च कैसी है? काली। तो काली क्या हो गया? विशेषण, मिर्च हो गया आपका संज्ञा। तो ये मिर्च की विशेषता बता रहा है, काली मिर्च। मिर्च कैसी है? काली है। तो इसलिए जब भी ऐसा शब्द हो तो उसमें कर्मधारय समास होता है। पहला शब्द विशेषण और दूसरा पद जो है वो विशेष यानी कि संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ आजीवन, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। मक्खी चूस में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुव्रीहि, मक्खी चूस। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें दोनों अर्थों से एक अलग अर्थ निकल रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। लवकुश में कौन सा समास है? तो इसका अगर विच्छेद करें तो लव और कुश हो जाएगा, बीच में और आ रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। इस वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। तो इसमें बताना है आपको अशुद्ध भाग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 25। शुद्ध वाक्य छांटिए। लहराते खेत हरे भरे, हरे भरे लहराते खेत, खेत हरे भरे लहराते, हरे लहराते खेत भरे। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है? तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरे भरे लहराते खेत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परामर्श, गम्य, शिशुता या फिर अमावट। तो इसमें बताना है आपको उपसर्ग। उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं? जो प्रारंभ में लगते हैं, किसी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं वो उपसर्ग, और अंत में जो लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें पहले ही शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है परामर्श में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। किस शब्द में प्रत्यय शब्द है? अतिवृद्धि। अभी बताया प्रत्यय शब्द जो है वो किसी भी शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं। अतिवृद्धि, डबल रोटी, परिणाम, रिश्तेदारी। तो इसमें किसमें जो है प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए इसमें। तो इसमें डी ऑप्शन जो है रिश्तेदारी में। ठीक है,
रिश्तेदारी में प्रत्यय लगा हुआ है आपका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28, उत्संग में कौन सा उपसर्ग है? उति प्लस उति, उत, उ या उति। तो इसमें बताना है आपको कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है उत्संग में। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत प्लस संग, तो हो जाएगा उत्संग। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग है? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग या फिर देशज उपसर्ग। तो बताइए इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम उपसर्ग। ये उप जो है ये संस्कृत उपसर्ग है। ठीक है, तो ये थे ये। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन है? यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, मुझे कौन वोट नहीं देगा, यह बात सभी को स्वीकार्य है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह बात सभी को स्वीकार्य है। ये है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो ये थे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ में कमेंट और शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिल जाए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।